हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये बीपीएससी 141 का है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें हम आज ले लेते हैं गांधी और समसामयिक विश्व, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि वीडियोस देखिए, जिनके व्यूज आएंगे वही वीडियोस मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आप लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे जो टाइम है वो वेस्ट हो, मेहनत भी जाए और देखने वाले भी कम हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। और क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं तो वीडियो को बनाने में थोड़ी सी हम लोग की भी इच्छा होती है, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं कि इस तरह से प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं तो वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। गांधी और समसामयिक विश्व में यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें कितनी यूनिट है, क्या है, ये देख लेते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं, सॉरी ब्लॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक हमें मिलेंगे 4, ठीक है ना। और 14 इसमें यूनिट मिलेंगी आपको। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं, गांधी एक परिचय। गांधी जीवन और उनका काल, गांधी की आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक आधुनिकता की अवधारणा, गांधी विकास समीक्षा के तीनों जो यूनिट है हम एक वीडियो में फिनिश्ड कर देंगे, यानी आज के इसमें, ठीक है ना। ओके, और इस बार हम यही करेंगे कि एक ब्लॉक को एक वीडियो में लेंगे, चाहे वो कितना भी लेंदी क्यों ना बने। हाँ, अगर कुछ में ब्लॉक ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, और लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, उसका सभी कुछ पढ़ाना जरूरी है, तो उसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर आइए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं आपका ब्लॉक 1, और ब्लॉक 1 में यूनिट 1 ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ओके, एक परिचय, गांधी एक परिचय, क्योंकि ये पूरा आपका गांधी जी के बारे में, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ दिख रहा है, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट के रूप में तो बहुत कुछ इसने दे दिया है। जैसे खिलाफत आंदोलन दे दिया, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्र और भारत का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या। ये भारत में संघर्ष किया था, महात्मा गांधी के संघर्ष से क्वेश्चन आता है। तो दक्षिण अफ्रीका में उनका क्या संघर्ष था ये हम देख लेंगे, और भारत में उनका क्या संघर्ष था, उन्होंने क्या संघर्ष किया, आजादी में उनका क्या रोल था। तो फिर आपको ये सभी कुछ उसमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर 1869 में उनका जन्म हुआ था, 1948 में उनकी डेथ हुई थी। उन्हें प्यार से लोग बापू बुलाते थे, राइट। ओके, और भारत की आजादी के लिए संघर्ष की कहानी में उनका हमेशा नाम रहा है, उनकी हमेशा चर्चा रही है, ठीक है ना। और उनके द्वारा जो भी मूल्य रखे गए थे भारतीय शासन के मूल में है, और सही और गलत की कसौटी, यानी कुछ लोग उन्हें गलत मानते हैं, कुछ लोग उन्हें सही मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया उनके हिसाब से वो सही था। जो विपक्ष होता है वो ऑलवेज जो है उनको गलत मानता है, ठीक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। उनके जीवन के 4 महत्वपूर्ण काल हैं। पहला बचपन है, फिर दूसरा यहाँ पे युवा काल में गांधी की इंग्लैंड में शिक्षा, जब वो शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, ठीक है। फिर इंग्लैंड के बाद वो दक्षिण अफ्रीका में भी गए, जहां पर उन्होंने बहुत सारा समय गुजारा, और वहीं से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। और चौथा जो है, गांधी के भारत में एक राजनीतिक नेता के रूप में उभर कर वो आए, और उन्होंने आजादी दिलवाई। किस तरह से दिलवाई, किस तरह से क्या क्या क्या, वो सब कुछ, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे बचपन, क्या बचपन देखना जरूरी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जेहन में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ दे कि गांधी जी के बचपन के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर उन्होंने भारत की आजादी में क्या भूमिका निभाई। तो फिर वही है, एक सब कुछ इसमें आ जाएगा, पूरा आपका यूनिट ही आ गया। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात के काठियावाड़ के तट पर हुआ था, यानी गुजरात, पोरबंदर में, गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, ठीक है। उनके माता पिता करमचंद गांधी, यानी पिता करमचंद और माता पुतलीबाई थी उनकी। और हालांकि गांधी जात के व्यापारी यानी बनिया थे, पर वे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर पहुंच गए थे। और मोहनदास के पिता पोरबंदर के मुख्य प्रशासक और पोरबंदर के न्यायालय के सदस्य थे। यहाँ पे ये इसलिए बताया गया, आप सोचेंगे कि ये बताना क्यों जरूरी था, तो इसलिए बताया गया कि जनरली जो लोग बनिया होते हैं वो लोग बिजनेस वाला काम करते हैं, दुकानें वगैरह खोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनके पिता भी पहले से जो थे न्यायालय के सदस्य के रूप में रहे हैं, और गांधी जी भी राजनीति में आ चुके थे, ठीक है। तो उनके दादा जो थे वो समीपवर्ती छोटे राज्य जूनागढ़ में थे। तो गांधी की विभिन्न धार्मिक वातावरण में, जो धार्मिक वातावरण एक होता है, माहौल होता है, उसमें वो पले बड़े थे। और उनके माता पिता मुख्य रूप से वैष्णव हिंदू थे, ठीक है ना। और उनकी माँ प्रणामी संप्रदाय की थी, जो हिंदू और मुसलमान धार्मिक मान्यताओं का मेल थे। तो उन्होंने वैष्णव की पवित्र
पवित्र पुस्तकों और कुरान को समान सम्मान दिया और धार्मिक सद्भाव का प्रचार किया था। यही चीज गांधी जी में भी देखने को मिली थी और उनके जीवन भर किए गए धार्मिक व्रत ने उनके बेटे पर एक अमृत छाप छोड़ दी थी। ठीक है ना, तो ये इनका बचपन हो गया जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना जरूरी है। अब मोहनदास के बचपन के शुरुआती साल पोरबंदर में ही बीते थे गांधी जी के, और अपनी उम्र के अन्य शरारती बच्चों जैसे ही वो भी थे और शिक्षकों के पीठ पीछे उनका नाम रखा करते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने स्कूल का आनंद लिया, लेकिन उनके लिए पहाड़ा याद करना आसान नहीं था और मोहन या मोनिया जैसा उनका माँ बुलाया करती थी, मोहनदास या मोनिया बुलाया करती थी। उनकी उम्र तब 7 साल की थी और उनके पिता राजकोट के सदस्य बन गए थे। ठीक है ना, राइट। और उनके माता पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए थे। इधर मोहनदास को प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया गया था। वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, युवा अवस्था आते आते, और वह समय के बहुत पाबंद थे। देर से स्कूल पहुंचना उन्हें पसंद नहीं था और स्कूल बंद होने के बाद तुरंत वो घर वापस जाना पसंद करते थे। और थोड़ा बड़ा होने पर उन्होंने सड़कों और समुद्र के किनारे खेलना भी शुरू कर दिया था। तो मोहनदास एक सामान्य छात्र थे और इतने डरपोक थे कि किशोरावस्था में अंधेरे में नहीं सोते थे। ये उनकी एक कमजोरी थी। और इस किशोर ने विद्रोह में धूम्रपान, मांसाहार, घरेलू नौकरों के पैसे की चोरी की है। ठीक है ना, एक बार उन्होंने अपने भाई के सोने का बाजूबंद चुरा लिया और वह अपने पिता से डरते थे, तो उनसे मिलने वाले किसी सजा के कारण नहीं बल्कि अपने पिता को बहुत पीड़ा देने के कारण। तो उन्होंने अपने पिता को लिखित रूप से कबूल किया और इन सबसे बाहर निकलने की कोशिश की। तो एक जैसे बच्चे जनरली होते हैं उस तरह के वो भी थे। अब ये अलग बात होती, कुछ लोग जो लाइफ टाइम के लिए वही रहते हैं जो बचपन में होते हैं, कुछ आगे चल के नाम कमा लेते हैं, सिद्धि पा लेते हैं, उनमें से एक ये थे। इसे छोड़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। इंग्लैंड में भी हम नहीं देखेंगे, इंग्लैंड में भी हम नहीं देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो आपका बनता है दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टार्टिंग इनकी कैरियर जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग राजनीति की स्टार्टिंग जो हुई थी यहीं से हुई थी। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष जब स्टार्टिंग हुई कैसे हुई। अब जब गांधी जी बंबई पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तो कहाँ से बंबई पहुंचे वो? इंग्लैंड से। उसके पहले ऊपर हमने इंग्लैंड का देखा ना, तो इंग्लैंड में थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्हें नहीं बताया गया था। इस सदमे से उनको दूर रखा गया था, तो जानबूझकर उन्हें नहीं बताया गया। कुछ टाइम वो राजकोट में रहे और उन्हें अपने छोटे बेटे और अपने भाई के बच्चों का शिक्षा का भार संभाला। ठीक है ना, और उन्हें बॉम्बे में वकालत करने का फैसला किया और कुछ महीनों के लिए बॉम्बे में रहे, जहां उन्हें एक छोटा सा केस मिला था। लेकिन जब वे अदालत में बहस करने के लिए उठे तो घबराहट में एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे। ठीक है, ये इनकी स्टार्टिंग थी। ठीक है ना, ओके। तो बंबई में खुद को स्थापित करने में वो सफल नहीं रहे और गांधी जी राजकोट लौट आए और फिर से वहां वकालत शुरू कर दी थी। अभी वो ज्यादा विकास भी नहीं कर पाए थे, प्रगति भी नहीं कर पाए थे, आगे बढ़ भी नहीं पा पाए थे और वो दुखी रहा करते थे। तो साथ ही काठियावाड़ जहां उनका जन्म हुआ था, छोटे राज्य में व्याध क्षुद्र साजिश के माहौल के साथ तालमेल नहीं बैठा सके थे। इस दौरान एक मुकदमे में उनके वकील को निर्देश देने के लिए उनके पास दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव आया था। ये फर्स्ट प्रस्ताव उनको मिला था, किसकी तरफ से? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से दक्षिण अफ्रीका जाने का वकालत के रूप में। तो गांधी के अनुसार यह एक ईश्वर प्रदत्त अवसर था और गांधी ने इस अवसर का फायदा उठाया और अप्रैल 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए और वहां 1 साल तक रुकने का इरादा किया, लेकिन 21 साल तक रहे। सोचिए, 1 साल रुकने के इरादे से वो गए थे, लेकिन 21 साल तक वो वहां रहे। और यह दक्षिण अफ्रीका था जहां एक शर्मीला, डरपोक, अनुभवहीन वकील उन ताकतों से भिड़ गया था जिसने उसे अपने छिपे हुए नैतिक संसाधनों में बदल दिया और दुर्भाग्य को रचनात्मक आध्यात्मिक अनुभवों में बदल दिया। एक ऐसा वकील जो फर्स्ट टाइम वकालत करने के लिए जब कोर्ट में खड़ा हुआ तो घबरा गया था। एक ऐसा वकील जो कभी कोई केस नहीं जीत पाया, उसे मिलते भी नहीं थे, प्रगति के मार्ग में, आगे बढ़ने के मार्ग में बाधाएं थी। उस एक ऐसे वकील को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला और वहां पर उसने अपने बुलंदी के झंडे गाड़ दिए। तो यहां पर था, अब मेन क्या था, अब ये देखिएगा, फ्रॉक कोट पहनने और पगड़ी बांधे जब गांधी जी डरबन में होते तो वहां उनके मुवक्किल अब्दुल्ला सेठ ने उनकी अगवानी की और अपने वहां आगमन पर उन्हें नस्ली भेदभाव और दमनकारी माहौल का एहसास हुआ, जो ट्रेन वाला हादसा था। ठीक है ना, अब बड़ी संख्या में भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में बसाया गया था, कुछ व्यापारियों के रूप में, कुछ अन्य व्यवसायों में। उनसे अधिकांश बहुसंख्यक गिरमिटिया मजदूर उनके वंशज थे। तो कुछ वो कौन से लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, कौन से भारतीय थे? जो व्यापारी हुआ करते थे, जो कुछ व्यवसाय चलाया करते थे, और कुछ ऐसे मजदूर लोग हुआ करते थे। ठीक है, और जो वंशज मतलब जो पहले से उनके वंशज रहा करते थे, तो ये सभी श्वेत भारतीय वासियों द्वारा पराये के रूप में देखे जाते थे। ठीक है ना, और कुलीन
समिस कहलाते थे, यानी जो गोरे लोग होते थे उनके द्वारा इनको तो, कि इनका कलर भारतीय जो होते तो थोड़ा डल हुआ करता था, ठीक है ना, तो उनको क्या देखे जाते थे, कुली के रूप में देखे जाते थे। और इस प्रकार हिंदू डॉक्टर एक कुली डॉक्टर था, और गांधी खुद एक कुली बैरिस्टर थे। सोचिए, बैरिस्टर होते हुए, डॉक्टर होते हुए उनको कुली के रूप में वो जाने जाते थे। तो डरबन में लगभग एक सप्ताह रुकने के बाद वो ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया के लिए रवाना हो गए, यानी चल दिए। वहां एक मुकदमे के सिलसिले में उनकी मौजूदगी जरूरी थी, और एक मुकदमे के सिलसिले से हुए कहां पर, ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया गए, और उनके ग्राहक द्वारा उनके लिए प्रथम श्रेणी का टिकट जो है वो खरीदा जाना था, खरीदा भी गया। और जब ट्रेन लगभग रात 9 बजे नेटाल की राजधानी मैटिरबर्ग पहुंची, तो एक श्वेत यात्री जो ट्रेन में चढ़ा, उसने डिब्बे में एक काले व्यक्ति की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। तो एक रेलवे अधिकारी ने गांधी को तीसरे कक्षा में चले जाने का आदेश दिया। नस्ल भेदभाव यही कहलाता है, नस्ली भेदभाव, ठीक है ना, गोरे और काले का भेदभाव, ये उनके साथ किया गया। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, तो एक कांस्टेबल ने उन्हें बाहर धकेल दिया, और उनका सामान रेलवे अधिकारियों ने छीन लिया। तो कड़ाके की सर्दी और कड़कड़ाती ठंड थी। गांधी पूरी रात इंतजार कक्ष में बैठे कांपते रहे, और यह सोचते रहे कि क्या उन्हें अपने अधिकारियों के लड़ना चाहिए या भारत वापस चले जाना चाहिए। और उन्होंने निर्णय लिया कि अपने दायित्व को पूरा किए बिना वो भाग जाना कायरता होती है, मतलब वो वहां पे रुकेंगे, अपने दायित्व को पूरा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये स्टार्टिंग की कहानी है, किसकी, गांधी जी की है, ठीक है, ओके, राइट, आई समझ में। चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और आगे क्या है। अब यहाँ पे अगले शाम उन्हें ट्रेन की यात्रा जारी रखी, और बिना किसी घटना के वो चार्ल्स टाउन के जोहान्सबर्ग तक की यात्रा कर ली, और एक बड़ी दुर्घटना उनका इंतजार कर रही थी, जिसे स्टेज कोच द्वारा पूरा किया जाना था। उन्हें बाहर बक्से पर कोचमैन के साथ बैठने को कहा गया, जबकि कंडक्टर श्वेत यात्रियों के साथ अंदर बैठा था। आप सोचिए, यहाँ पे भी गोरे और काले का भेदभाव था, और गांधी ने इस अपमान को बर्दाश्त किया। रास्ते में जब कंडक्टर को सिगरेट पीना था, तो उसने एक गंदी बोरी नीचे बिछा दी, और गांधी को वहां बैठने को कहा, ताकि कंडक्टर बक्से पर बैठकर सिगरेट पी सके। गांधी ने मना कर दिया, तो कंडक्टर गांधी पर झपट पड़ा और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। गांधी कोच बॉक्स की पीतल की रेल से चिपके रहे, और कोई प्रतिकार यानी कोई विरोध नहीं किया, और कुछ गोरे यात्रियों ने इस कायरतापूर्ण हमले का विरोध किया, और कंडक्टर ने गांधी को मारना बंद किया, ठीक है। तो ये थी कहानी गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की संघर्ष की कहानी, स्टार्टिंग की कहानी, जो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, ओके। अब क्योंकि प्रिटोरिया में उनकी मुख्य चिंता मुकदमे के कारण थी, लेकिन गांधी के सामाजिक न्याय की भावना जो थी, उनके देशवासियों के प्रति क्रूरता के व्यक्तिगत अनुभव से जागी थी। यानी जो भारतीय थे उनके साथ ये ऑलवेज अक्सर वहां होता था, लेकिन जब खुद गांधी जी के साथ हुआ, तो उनकी वो समझ में आया कि कितना गलत उनके साथ हो रहा है। इसलिए उन्होंने प्रिटोरिया में भारतीय समुदाय की बैठक बुलाने की कोई समय नहीं गवाया, और जिसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम व्यापारी शामिल थे, और यह उनका पहला सार्वजनिक भाषण था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक दिया, और उन्होंने अपने देशवासियों को व्यापार में सख्तता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, और याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि उन्हें देश को एक विदेशी भूमि उनके आचरण से आका जाएगा। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा, गलत तो हो रहा है, लेकिन गलत हो रहा तो हम अपना काम नहीं छोड़ सकते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी से निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की मान प्रतिष्ठा का सवाल है। और उन्हें धर्म और जात के आपसी मतभेदों को भूल जाने और अपनी कुछ अस्वाभाविक आदतों को छोड़ने के लिए कहा, ठीक है ना, ओके। फिर ट्रांसवाल में भारतीयों की स्थिति नेटाल से भी बदतर थे, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ओके। बहुत कुछ है इसमें, बहुत ज्यादा है, आप 2-4 लिख लेंगे तो वही बहुत आपको अच्छे क्या है, आप इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, ओके। अच्छा देखिए, अब जिस मुकदमे के लिए वो दक्षिण अफ्रीका आए थे, तो उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस भी अच्छी कर ली थी, और उन्होंने दो चीजें उन्होंने खोज की इस मुकदमे से संबंधित। एक यह था कि तथ्य कानून का 3/4 होता है, जो फैक्ट होता है ना, कानून का 3/4 होता है। और दूसरा, जब मुकदमेबाजी दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाए, तो एक वकील का कर्तव्य बनता है कि उनसे अदालत के बाहर समझौता करा दे। यानी कि जब मुकदमा बीच में रह जाता है ना, इधर का ना
उधर का होता है, दोनों को घाटा होता है, तो समझौता वकालत अदालत की बजाय बाहर होना चाहिए। तो इस विशेष मामले में अब्दुल्ला सेठ और विरोधी पक्ष तैयब सेठ दोनों को मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए मनाने में सफल रहे और प्रिटोरिया में अपना काम पूरा करने के बाद गांधी डरबन लौट आए और स्वदेश रवाना होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनके सम्मान में दिए गए एक विदाई रात्रि भोज में किसी ने उन्हें नटाल मरकरी का एक समाचार दिखाया जिसमें नटाल सरकार ने भारतीयों का मताधिकार समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था, एक प्रस्ताव रखा था। वो मताधिकार क्या था? तो गांधी जी ने तुरंत इस बिल के अशुभ प्रभावों को समझ गए थे, ठीक है ना, और उनके अनुसार जो ताबूत की पहली कील थी, ये पहली कील यानी पहला रास्ता था, और उन्होंने भारतवासियों से कहा कि इसका विरोध करें और भारतीय समुदाय ने बिना अपनी असहायता के बारे में बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं और उनसे 1 महीने और रुकने का आग्रह किया और गांधी जी ने इसे मान लिया और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह 1 महीना 20 साल के बराबर होगा। सोचिए, ओके। उन्होंने ईमानदारी के साथ गांधी ने तुरंत विदाई रात्रि भोज को एक्शन कमेटी में बदल दिया और नटाल विधानसभा के लिए एक याचिका का मसौदा तैयार कर दिया, ठीक है। और याचिका की प्रतियां जो थी पूरी रात हस्ताक्षर करने के लिए स्वयंसेवक आगे आ गए और अगली सुबह याचिका को प्रेस में अच्छा प्रचार मिला और बिल पास हो गया, ठीक है। और इससे विचलित हुए बिना गांधी ने लॉर्ड रिपन, जो उपनिवेशों के राज्य सचिव थे, एक और याचिका तैयार की और 1 महीने के भीतर 10,000 हस्ताक्षरों वाली विशाल याचिका लॉर्ड रिपन को भेजी और वितरण के लिए 1,000 प्रतियां भी छपवा ली थी। और यहाँ पर टाइम्स ने भारतीय दावों की वैधता को स्वीकार किया और पहली बार भारत में लोगों को दक्षिण अफ्रीका में अपने देशवासियों की कठिनाइयों का पता चला। तो गांधी ने महसूस किया कि अगर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास का विस्तार करना है, रहने का विस्तार करना है, तो अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करेंगे और अनुमान लगाया कि उन्हें अपने खर्चे को पूरा करने के लिए लगभग 300 पाउंड की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने नेटाल के सर्वोच्च न्यायालय के वकील के रूप में नामांकन करवा लिया। यानी कि अब अगर उनको यहाँ पे रुकना है तो पैसे भी लगेंगे और पैसे वो दूसरों से लेना नहीं चाहते थे, स्वयं खर्च करना चाहते थे, उनके पास इनकम का कोई ऐसा जरिया भी नहीं था। तो उन्होंने नेटाल के सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, एक वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और दक्षिण अफ्रीका में 3 साल के रहने के बाद गांधी समझ गए थे कि अब एक ऐसा कारण नहीं छोड़ सकते जिनके उन्होंने इतनी गर्मजोशी से काम किया था। इसलिए उन्होंने भारत का दौरा करने और अपने परिवार को वापस लाने के लिए 6 महीने की छुट्टी ली, लेकिन यह कोई छुट्टी नहीं थी। उन्होंने भारत के कई शहरों का दौरा किया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में विभिन्न अखबारों के संपादकों और प्रतिष्ठित लोगों को अवगत कराया इससे, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। यही है उनका संघर्ष, बहुत बड़ा है। तो आप अगर इसमें 3-4 भी संघर्ष लेके लिख देंगे तो अच्छे नंबर्स ला लेंगे, ठीक है ना। ओके, और मेन संघर्ष क्या देख लेते, क्या हो सकता है। इंडियन ओपिनियन का वित्त पोषण, ये तो मुझे नहीं लगता, लेकिन है वही का 1903 के मध्य उन्हें लगा कि दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों को एक दूसरे के साथ और अपने यूरोपीय साथी यानी उपनिवेशवादियों के साथ एकजुट होना चाहिए, ठीक है। और राजनीतिक और सामाजिक रूप से शिक्षित होना भी जरूरी था। तो उन्होंने इसके लिए एक समाचार पत्र में प्रकाशन जो है वो करवाया और काफी परामर्श के बाद उन्होंने संपादक के रूप में स्वर्गीय श्री M.H. नजर के साथ उसका उद्घाटन किया, ठीक है। और उन्होंने पूंजी का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया और इस प्रकार इंडियन ओपिनियन का जन्म हुआ। तो इंडियन ओपिनियन का वित्त पोषण यानी पैसे के लिए, पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी ना एक काम को करने के लिए, तो 1903 में ये किया गया, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है, कुछ और है क्या, नहीं है। अब यही देखिए कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों के संघर्ष में योगदान का उल्लेख कीजिए। तो यही योगदान है जो यहाँ पर अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, राइट। अब देखिए 1911 में चीजें समान होने लगी, लेकिन केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई और सभी गैर ईसाई विवाहों को भी रद्द कर दिया। और अब कस्तूरबा बाई भी संघर्ष में शामिल हो गई और गांधी जी का अहिंसात्मक विरोध का सत्याग्रह तेजी से फैला। और जनवरी 1914 में गांधी और स्टम के बीच एक औपबंधिक समझौता किया गया, मुख्य भारतीय मांगों को भी मान लिया गया। 1914 में गोखले के अनुरोध पर गांधी जी भारत रवाना हो गए, ठीक है ना, राइट। ओके, तो ये एक काम करूंगी, अभी से आप पढ़ लीजिए। जब मैं आपके लिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, जब एग्जाम्स करीब आएंगे तब लेके आऊंगा, तब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें बहुत सारी चीजें जो अच्छे से दी नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे ऐसे ईसाई, अब ईसाई वाला इतना छोटे से यहाँ पे दे दिया गया है, जबकि बहुत बड़ा है। ईसाई गैर ईसाई विवाह को भी रद्द कर दिया कि कोई यदि पुरुष किसी ईसाई के अलावा किसी और से यदि विवाह करता है तो उसको वहां पे रहने का हक नहीं मिलता है, ठीक है ना। उनके बच्चे नहीं माने जाएंगे, नाजायज समझे जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें थी,
क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ा है तो मुझे याद आ रहा है। तो ये चीजें इसमें इतने अच्छे से नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, कहीं से देखूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। भारत में संघर्ष क्या था, तो 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका भाग की तलाश में एक अनुभवहीन बैरिस्टर के रूप में रवाना हुए थे। जनवरी 1915 में आखिरकार बिना किसी संपत्ति और केवल एक महत्वाकांक्षा और उद्देश्य के साथ भारत लौट आए थे, लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है ना। और उनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, वो गोखले थे, ठीक है। और उन्होंने उनसे वादा भी किया था कि वे भारत में 1 साल देश के अध्ययन बिताएंगे, यानी 1 साल तक अध्ययन करेंगे, कान खुले रखेंगे लेकिन मुंह उनका बंद रहेगा, ठीक है ना। और 1 साल भारत में घूमने के बाद गांधी जी अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में साबरमती नदी के किनारे रहने लगे, जहां उन्हें मई 1915 में एक आश्रम की स्थापना की और उन्हें इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया, ठीक है, ओके। भारत में गांधी जी का पहला सार्वजनिक संबोधन फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पर था। यहाँ पर कई विशिष्ट व्यक्ति और राजकुमारों और स्वयं बायस राय ने भाग लिया था। तो अंग्रेजी में बोलते उन्होंने अपने देशवासियों को उनके लिए विदेशी भाषा में संबोधित करने के लिए मजबूर होने पर गहरा अपमान और शर्म व्यक्त भी किया था, ठीक है ना। कि हिंदू होते सॉरी भारतीय होते हुए और भारतीय वहां पे थे, उनको वहां पे अंग्रेजी में भाषण देना पड़ा था। भारत में पहला उनका जो सत्याग्रह था वो बिहार के चंपारण में हुआ था, ठीक है ना, चंपारण में हुआ था। और 1917 में गरीब किसानों के अनुरोध पर उस जिले में बहुत किसानों का शोषण किया जाता था, ठीक है ना, ओके। शोषण क्या था, रीजन क्या था, तो किसानों को ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स ने अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करने और पूरी फसल को किराए पर देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। किसको, किसानों को, कि 15% हिस्से पर आप नील की खेती करेंगे और पूरी फसल जो है किराए पर आपको देना पड़ेगा। और इस इलाके के नील के किसानों को गांधी में एक चैंपियन दिखा और गांधी ने उन्हें रिहा करने के लिए मजिस्ट्रेट को शर्मिंदा किया। और इस घटना ने गांधी को शांतिपूर्ण सत्याग्रह और जनता की शक्ति की सीख दी। और जिस समिति के सदस्य थे उनकी, ये भी देखिए अच्छे से नहीं दिया गया है, ये भी अच्छे से नहीं बताया गया है। एक काम करती हूँ ना, ये है क्या, ये आंदोलन इतने कम कम चीजों में दिया गया है ना, तो इसको मैं एक काम करती हूँ, इस वाले यूनिट को ना मैं यहाँ पे लिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है ना, इसको मैं छोड़ती हूँ। बहुत कम कम दिया हुआ है इतने, और बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन, तो थोड़ा थोड़ा सा तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन भारत को स्वतंत्रता देने के अपने वादे को पूरा करने में अंग्रेज असफल रहे और इसके परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। और गांधी जी ने महसूस किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। जबकि खिलाफत आंदोलन ये नहीं था, खिलाफत आंदोलन जो था, जो प्रथम विश्व युद्ध में था, तुर्की जो था वो एक गुट था, जो तुर्की एक गुट में था। और वहां के जो खलीफा थे, ठीक है ना, लोग उनको एक तरह से, जो मुसलमान होते थे धर्मगुरु मानते थे खलीफा को, तो खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया था। जो भारतीय मुसलमान थे वो बहुत इससे खफा हो गए थे, इसलिए वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहते थे। अंग्रेज जो था तुर्क के खिलाफ था, इंग्लैंड तुर्क के अगेंस्ट में था, खिलाफ में था। ये मेन चीजें थी खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इतने डिटेल से नहीं दिया हुआ है, तो वही मैं कह रही हूँ कि इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में, ठीक है ना, ओके राइट। चलिए, सारांश भी आ गया, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकंड क्या है, गांधी जी की आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक आधुनिकता की अवधारणा। आधुनिक सभ्यता और भारत की स्वतंत्रता का नुकसान ना, हाँ, औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना गांधी जी ने की थी, ठीक है ना। और आधुनिकता के आलोचक के रूप में शिक्षा, ये दो चीजें यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इससे जो क्वेश्चन है वो पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, ओके राइट। चलिए इसको देख लेते हैं, इन दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक तरह से आपका एक जो यूनिट है, ब्लॉक है, वो आपका क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ये देख लेते हैं, औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना, ठीक है, ओके। अब देखिए, औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना क्यों किया था गांधी जी ने, इसकी आलोचना क्यों की थी, इसके खिलाफ क्यों थे, क्योंकि उनका मानना था, उन्होंने वो कहते थे कि जो औद्योगिकरण है, जो मशीनीकरण है, औद्योगिकरण टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों का उपयोग करना, उद्योगों की स्थापना करना और वहां पे मशीनों का यूज करना, श्रम का कम यूज करना, ठीक है ना, ये चीजें थी। और जब ये चीजें आ जाती है तो समाज में अमीर और गरीब दो वर्ग बढ़ जाते हैं, दो वर्ग हो जाते हैं, और जिससे आर्थिक असमानता पैदा हो जाती है। एक वर्ग जो होता है अमीर, एक वर्ग जो होता है गरीब हो जाता है, और जो मजदूर वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, उसमें लालच जैसी चीज और गुलामी जैसी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने इसकी आलोचना की थी। शहरी औद्योगिक दृष्टिकोण पर भी उनका ध्यान गया था।
तो उनका ये कहना था कि पश्चिमी सभ्यता की उनकी आलोचना इस सभ्यता मशीनों की जड़ों पर आधारित थी। तो उनका कहना था कि जो औद्योगिकरण किया जाए लेकिन श्रम को या मजदूरों को ना हटाया जाए, मशीनों के माध्यम से काम ना करवाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मशीनों को इम्पोर्टेंट दिया गया था, उनका वर्चस्व यहाँ पे स्थापित किया गया था और जिसने भारत को और ज्यादा गरीब बना दिया था, ठीक है ना। तो उनके अनुसार ऐसी मशीन थी जिसने, या एक ऐसी मशीन थी जिसने भारत को गरीब कर दिया था, यानी औद्योगिकरण को उन्होंने एक मशीन के रूप में स्थापित कर दिया, मशीन का रूप दे दिया। और इसलिए उन्होंने खादी की अवधारणा, लकड़ी के चरखे पर सूती धागे की कताई को गांधी जी ने न केवल पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ एक हथियार के रूप में अपनाया बल्कि स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया। तो जब पश्चिमी कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने मशीन को अपना लिया है, तो गांधी जी ने जब देखा कि भारत में जो है, भारत और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, लोगों में असमानताएं आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी जो औद्योगिकरण था उसके खिलाफ एक हथियार उन्होंने हाथ में लिया, एक शस्त्र लिया, और उनका शस्त्र था खादी और लकड़ी के चरखे पर सूत के धागे की कताई, ठीक है ना। इन्होंने उसको बढ़ावा दिया और लोगों को अपनाने के लिए भी कहा, ठीक है ना। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब भारतीय लोग अपने देश में बुने कपड़े पहने और अपने ही देश में निर्मित सामानों का उपयोग करेंगे तो हमारी खोई हुई सभ्यता पर भी सभी को गर्व होगा, ठीक है ना। यानी स्वदेशी चीज का जो है वो क्या करें, स्वीकार करें, और विदेशी चीज का वो बहिष्कार करें। ओके, जैसे पुराने टाइम में कबीर और संतों ने अपने देहाती गीतों के माध्यम से इसका प्रचार किया था। तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी थी कि स्वदेशी मुख्य रूप से हाथ से बुने खद्दर यानी खादी पर केंद्रित था और सब कुछ जिसका निर्माण भारत में किया जा सकता था, ठीक है। तो मतलब खादी उस गौरवशाली सभ्यता की ओर वापस जाने का माध्यम था जो भारत में यूरोपीय लोगों के आने से पहले था, ठीक है ना। 1920 के दशक के मध्य में जो सक्रिय राजनीति से गांधी जी ने हटते हुए खुद को खादी के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है ना। एक जमीनी स्तर पर राष्ट्र निर्माण में वो जुड़ गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने संगठन के लिए खादी का सुझाव दिया, यहाँ तक कि सूत की मुद्रा की भी परिकल्पना की थी उन्हें, ठीक है। तो ये आपका जो था, हमने यहाँ पर देखा औद्योगिकरण और मशीनीकरण की आलोचना गांधी जी ने की थी, ठीक है। ओके, राइट, चर्चा करें, यही करना होगा। आधुनिकता के आलोचक के रूप में शिक्षा, ओके। बुनियादी शिक्षा, तालीमी शिक्षा, ये गांधी जी का मेन सपना था। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा की शुरुआत उन्होंने की थी और इसको तालीमी शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो तालीमी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा थी, वो स्टार्टिंग थी, वो हस्तशिल्प कला पर बेस्ड थी, यानी कि आधार थी, ठीक है ना। तो देखिए, भारत की आधुनिकता की शुरुआत जो है, बुनियादी शिक्षा यकीनन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और औपनिवेशिक जो हुक्मरान थे, अंग्रेज लोग जो थे यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसके अलावा जो भारतीय परंपरा होती थी इससे बिल्कुल अलग होती थी, ठीक है ना। और लाखों लोगों की जरूरतों समस्याओं से बेखबर होता था ग्रामीण इलाका यानी गांवों के लोग। तो गांधी की जो बुनियादी शिक्षा योजना थी वो मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षा और हस्तशिल्प का एक तंत्र था। तो जो अंग्रेजी शिक्षा थी, जो अंग्रेजों ने शिक्षा स्टार्ट की थी, वो शहरों तक थी, गांवों तक नहीं पहुंच पा रही थी। गांधी जी शिक्षा को अनिवार्य जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते थे, व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा बताते थे। तो उनका मानना था कि ये शिक्षा गांवों में भी पहुंचनी चाहिए और साथ ही साथ में बुनियादी शिक्षा जो है वो गांव के साथ साथ में हस्तशिल्प का भी इसमें प्रयोग होना चाहिए, यानी बच्चा जो है सेल्फ डिपेंड बने थोड़ा सा, ठीक है, वो चीजें सीखे। तो कताई और बुनाई गांधी की प्राथमिकता थी किसमें, बुनियादी शिक्षा योजना में। और इसलिए उनका पूरा शिक्षा शास्त्र और शैक्षिक दर्शन उनके जीवन के खादी आधारित दृष्टिकोण से जुड़ा है। और मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूंगी, गांधी की बुनियादी शिक्षा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे अलग पूछ सकता है, या तो आधुनिकता के आलोचक के रूप में शिक्षा, आपको बुनियादी शिक्षा के बारे में लिखना होगा, या फिर बुनियादी या तालीमी शिक्षा पूछ सकता है, ठीक है ना। तो गांधी जी पश्चिमी व्यवस्था थी उसके घोर आलोचक थे, यानी कि वो पश्चिमी शिक्षा की आलोचना करते थे। उन्होंने महसूस भी किया था कि जो लोग आजकल पश्चिमी मॉडल की नकल कर रहे हैं वो बुरी चीज है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो शिक्षा है उसका ध्यान रखना चाहिए। और तात्कालिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण हमारे स्कूल और कॉलेजों की मौखिक ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और वे बस क्लर्क और कार्यालय के कामगार की फौज बनते जा रहे हैं, गांधी जी ने कहा था। क्योंकि
जो विदेशी भाषा वहाँ अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक है ना, जो अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा प्रणाली उस वक्त बनाई गई थी, उनका तो मेन उद्देश्य ही था कि अंग्रेजी जो है पढ़ाया जाए, उनको अंग्रेजी सिखाया जाए और उनको फिर अपने अंडर में काम दे दिया जाए। तो लोग अंग्रेजी पढ़ने के बाद स्कूल कॉलेजों में क्या करते थे, क्लर्क या फिर कार्यालय के काम में काम करने या फौज में सिपाही में भर्ती हो जाया करते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो इसके खिलाफ थे गांधी जी, ठीक है ना। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं को कमजोर कर दिया है ये जो तत्कालिक शिक्षा प्रणाली थी, यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी, और जनता को उच्च ज्ञान से भी वंचित कर दिया, उच्च ज्ञान के लाभ से भी वंचित कर दिया, ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली ने शिक्षित भारत और आम जनता के बीच एक खाई पैदा कर दी थी। उसे मस्तिष्क को तेज करने के लिए किया, लेकिन धर्म पर आधारित शिक्षा और हस्तशिल्प प्रशिक्षण को दूर कर दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रणाली ने कृषि प्रशिक्षण की सबसे बड़ी जरूरत को उपेक्षित कर दिया। तो जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली थी उसमें सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ पढ़ना लिखना था, अंग्रेजी पढ़ना था, हिंदी संस्कृत इन चीज़ों को, उर्दू वगैरह को, फारसी वगैरह को बहुत दूर कर दिया गया था, हटा दिया गया था, क्योंकि उनको लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी को लगा कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो है क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है ना, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, और साथ साथ में हस्तशिल्प को जब उन्होंने बढ़ावा दिया तो खादी के साथ साथ में कृषि को भी उन्होंने उससे जोड़ दिया, ठीक है ना। तो गांधी जी ने शिक्षित भारतीयों के लिए काफी कठोर रूप से आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने उनके शैक्षणिक प्रशिक्षण, उनके मूल्यों को भुनाया था। उन्होंने बताया था कि वे प्रचलन में शिक्षा प्रणाली के पीड़ित होने के कारण अपनी मातृभूमि के प्रति गद्दार थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट था कि वो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को नहीं अपनाना चाहते थे, वो भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहते थे। जो एक दो चीजें आपको याद रखनी है, एक हस्तशिल्प, ठीक है ना, और दूसरा मातृभाषा। तो हस्तशिल्प का था, और दूसरा जो अपनी भाषा होती है, अपनी मातृभाषा के रूप में शिक्षा को देना। बस यही आपको इसके अंतर्गत लिखना है, ठीक है ना। अब वह शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, बच्चों को शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी प्रशिक्षित करना चाहते थे। ये थी बुनियादी शिक्षा, कि बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी वो प्रशिक्षित ट्रेंड करना चाहते थे, और विदेशी धागों और कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार चाहते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार बच्चे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएंगे। ये कुछ चीजें थी बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। तो बच्चों को क्या चाहते थे, पहली विशेषता क्या है, तो वह शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, पहली हो गई। दूसरी विशेषता, बच्चों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी प्रशिक्षित करना चाहते थे। तीसरी विशेषता, विदेशी धागों और कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार चाहते थे। और चौथी, बच्चों को आत्मनिर्भर स्वतंत्र बनाना चाहते थे। 4 विशेषताएं हो गई हैं आपकी बुनियादी तालीमी शिक्षा की, ठीक है ना। तो गांधी की आधुनिक शिक्षा की आलोचना पर चर्चा करो, जो भी करके आए हैं, और इस तरह से ये भी जो लेसन है आपका ये फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। ओके, राइट, ओके, चलिए। तो यहाँ पर अब क्या है, कुछ है क्या, गांधी विकास समीक्षक, असमान विकास, हिंसा और विकास, पर्यावरण के नुकसान, इसमें तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। गांधी का विकास के प्रति दृष्टिकोण नहीं, मुझे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसलिए इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। और जब एग्जाम के टाइम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे तो उसमें फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। विकास की नई अवधारणाएं थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अभी इतने में ही फिनिश कर दिया, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ओके, सतत विकास का ब्रांड लैंड आयोग की परिभाषा में 2 प्रमुख अवधारणाएं थी, जरूरतों की अवधारणा, विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की नहीं, इसे हम छोड़ देते, ठीक है ना। तो इसलिए इसे यूनिट को हम यहाँ पे लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, गांधी का दृष्टिकोण और विकास की आलोचना, तो इसको हम यहाँ पे लिफ्ट कर देते हैं। और फिर जब नेक्स्ट और वीडियो लेके हम उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे ही। तो ये ब्लॉक 1 जो हमारा है ये फिनिश्ड हो गया है, ठीक है ना। और इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट रह गया, जो फर्स्ट में हमने आपको बताया था कितने सारे इसमें आंदोलन वगैरह दिए हुए हैं ना, वो सभी हम आपको एक वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। और क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से मिल जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।